प्यारे बच्चों, इतिहास में आप लोगों ने इस बहुत पसंद किया, इसलिए अब मैं भूगोल का 100 प्रश्न लाया हूँ और यह 100 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तो ये 600-700 प्रश्न हो जाएंगे। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप खूब अच्छा से तैयारी कीजिए और एकदम आपको सफलता मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आप जानते हैं कि कोयला यह समाप्त हो जाने वाला संसाधन है। तो जो भी संसाधन समाप्त हो जाता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एक सीमित भंडार है, एक सीमित भंडार है और उसी में से हम लोग इसको उपयोग करते हैं। चाहे कोयला पूछे, चाहे पेट्रोल पूछे, चाहे डीजल पूछे, सभी अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा हमेशा यह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पुनः पूर्ति योग्य के रूप में देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, सौर ऊर्जा और जल ये जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है और आप जानते हैं काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए बहुत उपयोगी है। यह बात भी हम लोग अच्छी तरह से जान जाएं। बच्चों, ये जितना क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन बना हुआ है और आपके समझ जाइए कि प्रश्न पत्र में छपा हुआ है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि यह जान जाइए जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र उसी में यह होता है और इसमें आपको उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन है। हम लोगों ने अपने खेत में इसका उपयोग किया। आज देखो मेढक का प्रजाति बहुत संख्या में कम हो गया है, इसलिए बच्चों इसमें हम लोग आँख मूंद कर एड्रीन मारेंगे। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे मयूर, जिसे मोर भी हम लोग कहते हैं, यह राष्ट्रीय पक्षी है क्योंकि सबसे हम लोग के लिए मोर अच्छा पक्षी है और संसाधन होते नहीं बनते हैं। आंख मूंद कर याद कर लीजिए, जिम्मरमैन, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा? तो जिम्मरमैन। प्यारे बच्चों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है और जादूगोड़ा का हम लोग याद कर लें। इसके बाद बच्चों, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तब इसके लिए हम लोग याद कर लें मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो इसके लिए हम लोग याद कर लें मध्य प्रदेश। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो बच्चों एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है और जो सबसे खराब है, दोनों जान जाएं, जो सबसे खराब है वह कौन कोयला है? तो वह कोयला जो है वह पीट कोयला है। अच्छा और खराब का डिसीजन हम लोग कैसे करते हैं? तो उसके कार्बन के मात्रा से करते हैं। इस प्रकार आप
अब यह भी समझ जाइए कि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है और पीट में सबसे कम कार्बन पाया जाता है। प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ मरुस्थल होगा वहीं पे मरुस्थल का विकास पाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग राजस्थान, सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये भी प्रश्न बनता है और इसका उत्तर ये भी है। तो इसमें हम लोग राजस्थान देखें। टेक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है? तो बच्चों कैंसर में होता है। इसी में यह हिमालयन यव, इसका यह हिमालयन यव के रूप में भी प्रसिद्ध है और यह कैंसर का बहुत अच्छा दवा है। तो अगर हिमालयन यव भी पूछता है उसका भी उत्तर कैंसर ही होगा। प्यारे बच्चों, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से है। इन्होंने ही चरक संहिता लिखा है। चरक महोदय ने ही चरक संहिता लिखा है और आयुर्वेद के पिता के नाम से भी ये जाने जाते हैं। यह हम लोग को याद करना है। निम्न में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो यह जो डॉल्फिन है यही भारत में पाया जाता है। और यह भी याद कर लीजिए, यह गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव भी अगर पूछे तो इसका भी, अगर राष्ट्रीय जलीय जीव तो यह भी डॉल्फिन है। इस प्रकार हम लोगों ने एक साथ 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। मेरे जिगर के टुकड़ों, अब परीक्षा से घबराना नहीं है, भूगोल से तो साफ नहीं घबराना है। हम जो आपको 500-600 क्वेश्चन बतला रहे हैं, बस 1 घंटा ध्यान दीजिए और आपका यह सब क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो लोहा होता है वह उड़ीसा में होता है। आपके किताब में इसका आंसर उड़ीसा ही होगा। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि लोहा के बिना क्या कोई उद्योग धंधा लग सकता है? कोई मशीन लग सकता है? नहीं। तो इसका आंसर लोहा ही है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो जो सबसे ज़्यादा खुला क्षेत्र है, तो वह खुला क्षेत्र कहाँ है? तो वह राजस्थान है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों यह महाराष्ट्र में है। ये हम लोग याद कर लें। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो इसका भी आंसर प्यारे बच्चों तारापुर ही होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। इसको हम लोग देख लें। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल चावल है। आप यह जान जाइए कि जो फसल जून जुलाई में बोया जाता है वह खरीफ फसल है। और इस समय याद रखिएगा, चावल और चावल के साथ साथ जो भी बोया जाता है उसी के को हम खरीफ फसल कहते हैं। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल में गेहूं आएगा। और यह जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, याद रखिएगा। जो अक्टूबर, अभी देखिए अभी नवंबर दिसंबर में कौन चीज़ बोया गया है? वही रबी फसल है। तो रबी फसल आपको गेहूं है, मटर है, सरसों है। यह सब मटर, सरसों, जितना आपको
अरहर जो है यह भी याद रखिएगा वह खरीफ फसल है, बाकी जितना भी दलहन तेलहन है सभी रबी फसल है। प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एक निश्चित रहता है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, कपास को उजला सोना कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। याद रखिएगा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तब प्यारे बच्चों, असम सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य असम है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे प्रमुख खाद्य फसल हम लोग का धान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग भात पसंद करते हैं। याद रखिएगा, इसमें धान में और गेहूं में हमेशा कंट्राडिक्शन रहता है, लेकिन इसका आंसर धान ही होगा। दाल किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो प्यारे बच्चों, दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। इस दाल में 20 से 22% तक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर चावल पूछ दे तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। साग सब्जी पूछ दे तो उसका विटामिन होगा। दूध उत्पादन में से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, दूध से श्वेत क्रांति है। और हरित क्रांति अनाज से है। नीली क्रांति मछली से है। जो नीली क्रांति है, याद रखिएगा, नीली क्रांति मछली से है। इस तरह हम यह भी साथ साथ याद करते चलें। और पीली क्रांति तेलहन से है। पीली क्रांति देखिए बच्चों, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप भी इसे दिमाग पर पूरा जोर देकर याद कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। आप जानते हैं, आपके अभिभावक भी बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो चटकल का मिल कहते हैं, तो वह कहाँ है? वह पश्चिम बंगाल में भी है। इसलिए सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन यहीं पे होता है। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। बहुत आदमी के दिमाग में पंजाब हरियाणा रहता है तो उसका प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में ही होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंख मूंदकर महाराष्ट्र को मारिए मेरे प्यारे बच्चों। अब समय बहुत नज़दीक आ गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका है फ्लड का, डेयरी से है। फ्लड का अर्थ बाढ़ मत समझ जाइएगा प्यारे बच्चों, आप इसे डेयरी के रूप में हम लोग स्वीकार करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर की खेती मुख्यतः किस राज्य में की जाती है? तो यह दक्षिण के राज्यों में की जाती है। तो इसमें से इस तरह चालाकी से इसमें काम करना है। तो इसमें न गुजरात दक्षिण का राज्य है, न आंध्र प्रदेश है, न छत्तीसगढ़ है। इसलिए आंसर क्या होगा? केरल होगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तब प्यारे बच्चों, रबर भी रोपण फसल है, गन्ना भी है, चाय भी है। इस तरह दिमाग में एक और बात रखिएगा, इस सब का हम लोग उपयोग व्यापार के रूप में करते हैं, लेकिन धान एक खाद्य फसल है। इस तरह रोपण फसल को आप दिमाग में बैठाइएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? प्यारे बच्चों, मेरे 23 वर्ष के अनुभव में यह बतला रहा है कि यह सवाल 10 बार से कम नहीं पूछा गया है और इसका उत्तर चूना पत्थर है। बच्चों,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। किसने किया? ये भी जान जाइए, तो जमशेद जी टाटा ने किया। जमशेद जी टाटा ने किया और इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर का भी निर्माण किया गया और यह भारत का पहला प्राइवेट जो जिसे कहते हैं वह आयरन एंड स्टील कंपनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अल्मुनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो अल्मुनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट क्या है? अल्मुनियम का अयस्क है और उसी से प्राप्त होता है। और बॉक्साइट जैसा ही एक और नाम है हेमाटाइट, याद रखिएगा खूब। बॉक्साइट जैसा ही है हेमाटाइट, तो हेमाटाइट से लोहा का निर्माण होता है और बॉक्साइट से अल्मुनियम का निर्माण होता है। बच्चों इस तरह हम लोग दिमाग में बैठाएंगे बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका होगा प्यारे बच्चों सोवियत रूस। आप अगर राउरकेला जो है एक इस्पात का कारखाना है राउरकेला, तो राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से। एक क्वेश्चन रहना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दुर्गापुर है जो दुर्गापुर वह है आपको ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। और यह भी जानिए एक और भिलाई है। भिलाई को हम दूसरे शब्दों में भलाई समझें, तो भलाई भी जो है वह सोवियत रूस के सहायता से बनाया गया है। इस तरह हम लोगों ने सब क्वेश्चन को इसमें देख लिया। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों इसके लिए एकदम याद कर लीजिए अखबार कागज। नेपानगर इसी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो पश्चिमी तट पर कांडला है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। आप जान जाइए जो गुजरात है वह पश्चिमी तट पर है। जो पारादीप है यह पूर्वी तट पर है। विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर है और जो चेन्नई है वह दक्षिणी तट पर है। इस तरह हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को खूब अच्छा से समझ लिया। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तब देखिए कोई भी उद्योग को लगाने के लिए बाजार जरूरी है, पूंजी जरूरी है। जब तक ऊर्जा नहीं होगा तब तक उद्योग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें जनसंख्या होगा। इस तरह हम लोग एक नंबरिया को हीट एंड ट्रायल के मेथड से हम लोग तैयार करके बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तब प्यारे बच्चों सूती तो कृषि पर है। सूती से ही चीनी है तो गन्ना से चीनी तैयार होता है। जूट है तो जूट वस्त्र भी जूट से तैयार होता है और इसलिए इसका आंसर सीमेंट होगा। इस तरह हम लोग सभी प्रश्न को बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक माने सरकारी, सार्वजनिक माने सरकारी, दिमाग में बैठाइएगा। जो सरकार के नियंत्रण में है उसे ही सार्वजनिक कहते हैं, तो यह बोकारो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही जहरीला गैस है और यह घटना कब हुई? तो 3 दिसंबर, एकदम याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984। और 1984 ईस्वी में ही इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी। इस तरह हम लोग याद रखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे माना जाता है?
तब मुंबई को, इसमें दिमाग में अगर सूरत आता है तो सूरत बाद में बना है, मुंबई बहुत पहले से है। इस तरह याद रखिएगा। प्रश्न में हमेशा कंट्राडिक्शन होते रहते हैं प्यारे बच्चों। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तब बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से प्राप्त होती है? आज पश्मीना का स्वेटर, पश्मीना का नाम है। तब प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार के बकरी से तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली थी? तो याद रखिएगा, मुंबई से थाने। और कब चली थी प्यारे बच्चों, इसको भी याद रखना है। तो 1853। और उस समय गवर्नर भारत का कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। यह हम लोग को याद रखना है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तब स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो यह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाया गया सड़क मार्ग है। जो हम लोग का जो खजुरिया वाला रास्ता है वह स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से ही जाना जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है, इसको याद रखिएगा। हाजीपुर केला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर दिमाग में तुमको आ रहा होगा सड़क, लेकिन इसका आंसर जल होगा, क्योंकि जल के लिए कोई रास्ता हम लोग को निर्माण नहीं करना पड़ता है और एक बार में बहुत ज़्यादा वस्तु इसे ढोया जा सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH है, जो जम्मू कश्मीर से, यह कहाँ से? NH7 है, जो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से अगर पूछ देगा NH7 के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के तक जाता है। यह याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। और बच्चों, इसे अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब NH44 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो सबसे ज़्यादा इसके पहले मैंने बतलाया था कि सामान समुद्री मार्ग से ही ढोया जाता है। इसे हम लोग याद कर लें। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ? तो एकदम याद कर लीजिए, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, इसको हम लोग याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो मोबाइल। पहले टेलीफोन था बच्चों, लेकिन अब आंख मूंदकर मोबाइल मारना है कि सब किसी के पास आजकल मोबाइल है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे बच्चों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, इसे एकदम याद रखिएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर। चालाक आदमी याद कर लेगा, रज्जू में र है और राजगीर में भी र है, इस तरह हम लोग दिमाग में बैठाएंगे। रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बंगाल का शोक कहे तो यह भी याद हम लोग को कर लेना है। तब बंगाल का शोक जो कहा जाता है
वह दामोदर नदी है। इस तरह दो क्वेश्चन हम लोग देखे और दोनों में से कोई ना कोई पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तब याद रखिएगा बांका में आपको मंदार हिल स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भागलपुर में कहलगांव है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो प्यारे बच्चों एकदम कंठस्थ याद कर लेना है, रोहतास। सबसे ज्यादा नहर द्वारा सिंचाई यहीं पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1955 याद रखिएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय। कहाँ स्थित है? तब बेगूसराय। और यह पक्षी बिहार के लिए प्रसिद्ध है, यह याद रखिएगा, पक्षी बिहार के लिए प्रसिद्ध है। एक और है, अगर कांवर झील आप जानते हैं, कुशेश्वर अगर स्थान नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो यह दरभंगा में है और यह भी पक्षी बिहार के लिए प्रसिद्ध है। अगर एक जाने और एक नहीं जाने तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। यह बिहार का 2 पक्षी बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन याद रखिएगा। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर औरंगाबाद होगा। प्यारे बच्चों, बिहार में जूट उत्पादन की स्थिति कैसी है? तो आप जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इसमें गिरावट आ रही है, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हो गया तो जो सबसे ज़्यादा जूट वाला जो जगह है वह पूर्वी बंगाल, जिसे बांग्लादेश के नाम से भी हम जानते हैं, तो जो अलग हो गया, इसलिए बिहार उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए बिहार में अब गिरावट हो रही है। इस पर हम खूब ध्यान देंगे। पाइराइट किस बिहार में किस जिले में पाया जाता है? यह एक खनिज है जो रोहतास में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। बिहार की साक्षरता दर 2011 की स्थिति कैसी है? तो आप जान जाइए, बिहार साक्षरता के दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, इसलिए इसमें न्यूनतम आंसर होगा। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो भाई मेरे यह बगल के ही जिला मुजफ्फरपुर में है। याद रखिएगा, आप मुजफ्फरपुर यहाँ से जाइएगा तो काटी जरूर मिलेगा, इस तरह याद करना है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी कहाँ होता है? तो जब भी होगा तो यह समुद्र में जो भूकंप आता है, इसी से सुनामी होता है, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों इंफ्रारेड कैमरा है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। यह आपदा प्रबंधन का सवाल है। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना सुरक्षित माना जाता है? तब बाढ़ जब आएगा तो हम लोग को ऊंची भूमि पर जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? माने मनुष्य ने किस आपदा को जन्म देता है, मनुष्य किस आपदा को जन्म देता है? तो है जो दंगा है, तो यह तो मनुष्य ही करता है, इसलिए इसका उत्तर दंगा होगा। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से क्या दर्शाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जो जल है, आप जानते हैं समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसलिए नीले रंग में हम लोग को क्या याद रखना है? तो जल को याद रखना है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में बाढ़ कैसे? जल की जब अधिकता हो जाएगी, नदी तल में अवसाद हो जाएगा, ये भी सही है। अधिक वर्षा होगी, वो भी सही है। इसलिए ऊपर युक्त सभी एक बार ऑप्शन प्यारे बच्चों जरूर पढ़ लेना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसे होती है? तो इसका आंसर आप लोग आयताकार लेंगे, इसे याद हम लोग कर लेंगे। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा यह प्राकृतिक आपदा है, इसे हम लोग याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार उस पर यह जान जाइए कि उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। जब भी आग लगे तो ठंडा पानी देना चाहिए, बर्फ से सेंकना चाहिए। इसका आंसर ये भी होगा। इस पर कभी कभी कहता है ब्रोनॉल भी लगाना चाहिए, ब्रोनॉल भी लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रोनॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। इसका आंसर यह भी होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भूगोल को इतना अच्छा से समझेंगे कि ये क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। तो मानव शरीर में जलने की स्थिति में जले स्थान पर क्या लगाना चाहिए? तो अभी हमने बतलाया, वही क्वेश्चन आ गया, ब्रोनॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तियों में आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अग्निशामक को बुलाना चाहिए। क्या है कि वही आग को बुझाएगा। दरवाजा खिड़की बंद करना चाहिए, गलत है। इंतजार करना चाहिए, गलत है। पानी ढूंढना चाहिए, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 1934 याद रखिएगा। आपके दादा दादी भी 1934 का भूकंप, 34 का भूकंप बार बार कहते हैं, इसी तरह याद रहेगा। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। याद करने के लिए 100 से सुनामी और 100 से समुद्र, इस तरह इसे भी हम लोग याद कर लें। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो बाढ़ में फसल को भी हानि होती है, पशु को भी हानि होती है, आप भवन को भी हानि होती है, इसलिए ऊपर युक्त सभी होगा। प्यारे बच्चों, हैम रेडियो का प्रयोग कब किया जाता है? तो हैम रेडियो का प्रयोग हम लोग आपदा के समय करते हैं। हैम रेडियो का प्रयोग जब भी कोई आपदा होता है तो उसी के समय प्रयोग करते हैं, और इससे अनेक बातों का पता लगाया जाता है। संचार उपग्रह का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसमें बच्चों मौसम में भी किया जाता है, वायुनुमान में भी होता है, संचार में भी होता है, संसाधन खोज में भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। और प्यारे बच्चों, आज हम 100 क्वेश्चन इतना अच्छा से पढ़े। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मकान बनाना चाहिए। बताइए, जहाँ भूस्खलन हो रहा है, जहाँ चट्टान पर चट्टान गिर रहा है, तो वहाँ घर बनाना चाहिए। तो सबके यहाँ एक ही आवाज आएगी कि नहीं, वहाँ वह अनुचित है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर 1954 होगा। बच्चों,
अब हम लोग नेक्स्ट देखें, नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों में रोजगार दिया जाता है। तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो 100 दिन याद कर लीजिए कि 100 दिन का रोजगार, इसी को रोजगार गारंटी योजना भी कहते हैं। इसमें 100 दिन रोजगार रहता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ। अब बच्चों 96 वही कुछ प्रश्न था, 96 प्रश्न हम लोगों ने आज खूब अच्छी तरह से समझ लिया। अब इतिहास के बाद भूगोल भी समाप्त हो गया। फिर आपको वीडियो साहब की कृपा होगी तो हम लोग नागरिक और शास्त्र का भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।